बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप लोगों को पता है कि इस चैनल में हम लोग नए नए कोर्सेज लेके आने की इच्छुक हैं, जिससे न सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स एडवोकेट्स बट जनरल पब्लिक को भी लॉ के बारे में जानकारी मिले और उनकी जो राय हैं, उनके जो व्यूज़ हैं वो कंसोलिडेट हो पाएँ, वो कोई भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को एनलाइटन कर पाएँ। ठीक है, इसी कड़ी में हाँ, आज हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कोर्स जनरली 7-8 हफ्ते का होगा और इसमें वही 30 से 35 लेक्चर के बीच लेक्चर्स रहेंगे और आपको ये इलेक्ट्रिसिटी लॉ से रिलेटेड आपके नॉलेज को एक्सपैंड करेगा और आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें हम जो कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे वो है बेसिकली पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कि इलेक्ट्रिसिटी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, ये जैसे इसका लेजिस्लेटिव पावर क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है सो फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लॉज, कैसे ये लॉ डेवलप हुआ, और फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो कि अभी लेटेस्ट लेजिस्लेशन है इंडिया में सो फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। जैसे आपको नॉर्मल भी आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्लासेस में, अगर आप नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं। फर्स्ट इज सेंटर लिस्ट, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इनैक्ट लॉ, मतलब उस लिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और एक लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको लिस्ट 3 भी बोलते हैं, उसमें उस लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं उस पे लॉ बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती हैं। और अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये सेंट्रल लॉ प्रिवेल होगा। मान लीजिए एक कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें स्टेट ने भी लॉ बनाया, सेंटर ने भी लॉ बनाया, अब दोनों एक दूसरे में से लॉगर हेड्स में है, प्रॉब्लम हो रही है, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और आपको पता ही है कि हमारा इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। अब देखिए, अब देखते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, इतना बड़ा देश है हमारा, ठीक है, उसमें कई सारे स्टेट्स हैं, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर काम नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्टेट के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा जानती है, तो उसकी नीड्स और नेसेसिटी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू फ्रेम लॉज। ज़रूरत के हिसाब से स्टेट को अधिनियम बनाने पड़ेंगे, लॉ बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेक इन्वॉल्व है, तो कैसे होगा मैचअप, कैसे होगा, कैसे सामंजस्य बिठेगा, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्करेंट लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में चूंकि स्टेट का भी है, सेंटर का भी है, तो जो रिलेशनशिप है वो बहुत डायनेमिक और इवॉल्विंग रिलेशनशिप हो जाती है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स है, यूनिफॉर्मिटी, कॉन्करेंट लिस्ट का इंटरप्रिटेशन जो होता है यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग प्रमोट कर पाएँ कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी मैटर हैं, अपनी टेरिटरी से रिलेटेड जो मैटर हैं उस पर लॉज बना सके। ठीक है,
ठीक है, तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो इसलिए बनाती है टू अवॉइड एनी मिसचीफ अराइजिंग इन द प्रोविंशियल स्फीयर, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बचाने के लिए। ठीक है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स ऑफन एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ अ सिंगल स्टेट। ठीक है, अगर मान लीजिए जो बिजली है वो एक स्टेट ए है एक स्टेट बी है, तो यहाँ के ट्रांसफार्मर से बिजली बी स्टेट में जा रही है, तो ये जो डिस्प्यूट है, ये जो रिलेशनशिप है वो इंटर स्टेट हो जाती है, इंटर स्टेट रादर देन इंट्रा स्टेट, है ना। विद इन द स्टेट्स नहीं रह के वो अक्रॉस द स्टेट रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो उसको कैसे समझा जाएगा, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी, इतना बड़ा देश है भारत, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है, वो कैसे पूरी होगी। वो कोल से, पेट्रोल से, गैस से, मिनरल से। एक तो दो तरीके हैं, पाथ वन इज मिनरल्स, पाथ टू इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेपरेटली कॉन्करेंट लिस्ट में गवर्न होती है। ठीक है, अब जैसे हम आगे देखेंगे जो लिस्ट वन एंट्री 54, लिस्ट वन मतलब सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उसमें रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स एंड माइंस का है, वो पार्लियामेंट हैज टू फ्रेम द लॉ। ठीक है, लिस्ट टू यानी स्टेट लिस्ट में एंट्री 23 है, रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लिस्ट वन, मतलब प्रोविजन टू दिस, सब्जेक्ट टू दिस। ठीक है, स्टेट कैन फ्रेम लॉ। और लिस्ट 3 यानी कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 38 क्या है, स्पेशली वर्ड यूज कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, प्लेस स्क्वायरली ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बोथ सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है एज पर लिस्ट 3 एंट्री 38। ठीक है, इसको आप याद रखिए, लिस्ट 3, चूंकि आप इलेक्ट्रिसिटी लॉ पढ़ रहे हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 38 इज द एंट्री विच गवर्न्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्रीज, तो ये एंट्रीज को आप अपने दिमाग में रखिए, अपने जहन में रखिए। ठीक है, अब इंडिया का पावर सेक्टर देखिए, डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर है। ठीक है, पावर कहाँ से आता है, कोल से आता है, लिग्नाइट से आता है, नेचुरल गैस से आता है, ऑयल से आता है, हाइड्रो यानी पानी, न्यूक्लियर पावर से आता है। ठीक है, ये तो है। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं विंड, सोलर, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वेस्ट, यहाँ से हमको पावर मिलता है। ठीक है, कन्वेंशनल में कोल, लिग्नाइट, नेचुरल गैस, ऑयल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, एंड नॉन कन्वेंशनल में विंड, सोलर, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ पावर टू रूरल एंड अर्बन रेस्ट विद द स्टेट। अब ये देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके गांव में जो बिजली आती है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, तो अब ये ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी लॉ को गवर्न बोथ सेंटर कर सकते हैं, और सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को गवर्न बोथ सेंटर गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन आपके गांव में, आपके शहर में बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ आप देखिए कि जो राइट टू एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 आपने जरूर पढ़ा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो। ठीक है, आर्टिकल 21 आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। ठीक है, अब आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं, अनएन्यूमरेटेड राइट। अब देखिए राइट टू इलेक्ट्रिसिटी
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन आर्टिकल 21 का पार्ट है। बिकॉज आज के ज़माने में ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई भी इंसान बिना बिजली के रह पाएगा। हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़, हम रात दिन में उठने से लेके रात में सोने तक, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल लिटिल थिंग्स। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को अनइन्यूमरेटेड राइट कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें इससे रिलेटेड जजमेंट्स क्या क्या हैं, डिसाइडेड केसेस। अब देखिए, अब इसमें एक केस था। देखिए, हम लोग केसेस क्यों पढ़ते हैं? देखिए, कानून में तो बहुत कुछ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं, रियल लाइफ इश्यूज आते हैं और पार्टीज कोर्ट जाती हैं कि भैया मेरे ये राइट्स का इन्फ्रिंचमेंट हुआ है, तो कोर्ट उस पर इंटरप्रिटेशन देती है। इसी तरीके से लॉ इवॉल्व होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं लॉ इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये रोज सांस ले रहा है, रोज इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम लोग जजमेंट देखते हैं। 2008 में ये एक जजमेंट आया था, इलेक्ट्रिसिटी एज अ राइट टू लाइफ। ठीक है, टीएम प्रकाश का जजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स अफर्म्ड इन दिस केस। मदन लाल केस में इलेक्ट्रिसिटी को डिक्लेयर किया एज अ बेसिक एम्यूनिटी। के एन रविंद्रन, इस जजमेंट में भी इसमें बोला गया स्टेट हैज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू सप्लाई। स्टैट्यूटरी ड्यूटी, देखिए आप, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, एक होता है स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूटरी ड्यूटी मतलब स्टैट्यूट। अब इससे कहाँ से आ रही है? इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से। स्टेट हैज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू सप्लाई। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या हुआ? Each case progressively strengthened the legal recognition of electricity as a fundamental right. Electricity is a fundamental right today. ठीक है, अब इसको एक और केस में देखते हैं, मोहन कुमार आचार्य वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसमें ये इसका साइटेशन, या अगर आपको साइटेशन देखना आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक जर्नल होती है, जैसे मान लीजिए आप इंडिया टुडे है, तो ये इंडिया टुडे नहीं है, जर्नल का नाम है AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर। इसका 2008 की किताब में, उसमें कैलकाटा हाई कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 47 में दिखेंगे तो ये आपको ये जजमेंट मिल जाएगा। इसमें फैक्ट्स क्या था? पेटिशनर प्रेड फॉर एन ऑर्डर कमांडिंग रिस्पोंडेंट्स टू गिव अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ठीक है, रिस्पोंडेंट से न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मांगा, तो रिस्पोंडेंट ने बोला कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है और वो फर्स्ट फ्लोर में रह रहा है, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला? कैलकाटा का केस है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या बोला? ये कैलकाटा हाई कोर्ट की बिल्डिंग है कि एज एन occupier under section 43 of Electricity Act 2003, the petitioner has the right to electricity so long as he remains in possession of the property. फिर कोर्ट ने क्या बोला? नो वन कैन सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉडर्न डेज। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 21। अब देख रहे हैं आप, आर्टिकल 21 में तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने इंटरप्रेट करके बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी इज योर फंडामेंटल राइट। आप यू कांट बी supposed to live without electricity। ठीक है, अब दूसरा जजमेंट है टीएम प्रकाश जजमेंट। ठीक है, ये तमिलनाडु का जजमेंट है। अब ये देखिए, ये साइटेशन पहले हमने यहाँ पे AIR का साइटेशन लिया था, ये है मनु का। मनु मतलब मनुपात्रा। मनुपात्रा भी हम लोग की एक ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है, उसके तमिलनाडु के सेक्शन में 2013 का जजमेंट है, पेज नंबर 2091। तो इसमें क्या था? पिटिशनर जो थे वो दो engaged in laundry work staying on government lands for over 2 century, 200 साल से रह रहे थे और उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिली क्योंकि उनको NOC नहीं था उनके पास। बोर्ड ने उनसे बोला कि आप NOC लेके आइए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यही रीजनिंग थी सेक्शन 43 की, ऑक्यूपायर की। ऑक्यूपायर कैन नॉट लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट को बोला गया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। अब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी कर ही नहीं सकता। तो हाई कोर्ट ने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी गिवन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हैज टू बी गिवन। ठीक है, द कोर्ट पावरफुल रीजनिंग इन टीएम प्रकाश क्या वो करती है? डिनायल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हैविंग अ कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब इमारत गिरती जाएगी,
ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन गोल एट स्टेक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, कैन नॉट बी अचीव्ड। आप देख रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे रीच कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने से जस्टिस इफेक्ट हो रहा है, इक्वालिटी इफेक्ट हो रही है, लिबर्टी इफेक्ट हो रही है और फ्रैटर्निटी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जजमेंट देखते हैं, मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें ये जजमेंट है 2018 SCC यानी सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन, HP मतलब हिमाचल प्रदेश, पेज नंबर 1495। इसमें फैक्ट्स क्या था, पिटिशनर ने घर बनाया स्टेट के लैंड पे और उस पे उसको एविक्शन नोटिस इशू कर दिया गया था। ठीक है, और फिर उसको पानी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मना कर दिया था क्योंकि उसके पास NOC नहीं था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से। क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट क्या था, वेदर द पिटिशनर एज एन इंटरिम मेजर शुड बी अलाउड बेसिक एमिनिटीज। इंटरिम मेजर मतलब कि बीचों बीच, फाइनल नहीं, फाइनल डिसीजन नहीं, बीच का डिसीजन, जब तक फाइनली केस डिसाइड नहीं होता तब तक उसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना चाहिए कि नहीं। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला पिटिशनर शुड बी प्रोवाइडेड बेसिक एमिनिटीज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अंटिल टाइटल ओवर द लैंड्स गेट्स डिसाइडेड, क्योंकि वो रह रहा है वहाँ पे, ऑक्यूपायर है, भले ही उसके नाम पे टाइटल नहीं है लेकिन उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखिए केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में आ रहे हैं। अब देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम केरला भी हुआ है, हम तमिलनाडु भी हुआ है, हम हिमाचल भी हुआ है, हम कैलकाटा भी हुआ है। ठीक है, अब ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये देखिए WPC मतलब रिट पिटीशन, रिट पिटीशन, C का मतलब सिविल। रिट पिटीशन क्रिमिनल साइड में भी होती है, सिविल साइड में भी होती है। अब ये है केस का नाम KV रविंद्रन, मतलब ये इन्होंने केस फाइल किया था, किसके अगेंस्ट किया था, स्टेट केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फैक्ट्स क्या था, एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू हिज न्यू हाउस, इसको डिनाई कर दिया गया ऑन मियर टेक्निकल ग्राउंड्स। पिटिशनर केम टू हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या बोला, वही इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक एमिनिटी इन लाइफ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, और सिंस ही इज ऑक्यूपायर उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली केस ये भी था, G सुंदरराजन का भी था, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का केस है ना, ये भी वही था, उसमें भी फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट ये थे। कमिश्निंग, हाँ इसमें था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, तो लोगों ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि ये पावर प्लांट कैसे बन रहा है, ये तो कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा, इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। तो कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, द कोर्ट स्ट्रेस the need to balance the right to life and property with the protection of environment. Life and liberty और environment, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको नीचे एक को नीचे एक को ऊपर नहीं किया सकता, आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा स्टेट है और एक न्यूक्लियर प्लांट से पूरे स्टेट में बिजली पहुंच रही है तो हमें देखना पड़ेगा कि फ़ायदा किस में है, ज़्यादा फ़ायदा किस में है, थोड़ा इससे नुकसान में। वैसे नुकसान अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं तो कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और वो नॉर्मल कन्वेंशनल सोर्स से नहीं आ पाएगी, कोल से, हाइड्रो पावर से नहीं आ पाएगी, वी नीड टू हैव द न्यूक्लियर प्लांट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा। ठीक है, G सुंदरराजन में कोर्ट की हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ मॉडर्न लाइफ, अ लाइफ मेंट नॉट फॉर द रिच एंड फेमस अलोन बट फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन। ठीक है, तो की होल्डिंग क्या थी, द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड नॉट टू नेगेट द राइट टू लाइफ बट टू प्रोटेक्ट द लाइफ, है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट की मारने के लिए नहीं बनाया गया है, लाइफ को बेटर करने के लिए बनाया गया है। तो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कब हुआ था ये जजमेंट, 2013 में, है ना। ठीक है, अब ये एक और केस है चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हम यूपी में आ जाते हैं, ये 1996 का था। ठीक है, इसमें था ऑन द इश्यू ऑफ लैंड एक्विजिशन सुप्रीम कोर्ट मेड द फॉलोइंग रिमार्क्स, राइट टू शेल्टर इंक्लूड्स एडिक्वेट लिविंग स्पेस with decent structure, clean and decent surrounding, sufficient light, pure and water, electricity, sanitation। मतलब घर मिलने का मतलब ये नहीं है किसी तरफ घर मिल गया, पानी भी नहीं है, बिजली नहीं है, आपको sufficient light भी होनी चाहिए, बिजली भी होनी चाहिए। ठीक है, जो राइट टू लाइफ है बियॉन्ड एनिमल नीड्स है, ये राइट टू लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग है,
जानवरों की तरह नहीं रहना, फुल डेवलपमेंट होना चाहिए इंसान का, ऑल फैसिलिटीज, सोचने समझने अपने काम करने का माहौल होना चाहिए, उसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। ठीक है, अब हम समराइज करते हैं कि राइट टू इलेक्ट्रिसिटी को हमने आर्टिकल 21 में भी पाया है। अब देखिए क्या बोला है जी सुंदराजन में, क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ मॉडर्न लाइफ, किसको, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, शेल्टर इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, ये यूपी का जजमेंट जो लास्ट हमने किया था चमेली सिंह का, बेसिक इम्यूनिटी इंटीग्रल टू लाइफ, मदन लाल का केस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिक इम्यूनिटी है। और ये इसमें टीएम प्रकाश में लॉन्ड्री वाला केस में उसमें था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो सिटीजन का सोशो इकोनॉमिक राइट वायलेट होगा। ठीक है, फिर मोलय कुमार आचार्य में क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम लोग जी ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था इलेक्ट्रिसिटी लॉ से रिलेटेड। आई बिलीव कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे और आप कमेंट्स देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।